नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम आवास पर पोषण सखी दीदियों ने सीएम से की मुलाकात। सीएम सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को दी विदाई। राज्य में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की पीसी दोबारा से जेएमएम की सरकार बनने पर जनता का जताया आभार। रांची के ओरा माझी में धर्म प्रसाद पॉली फार्मिंग से कमा रहे लाखों रुपए। धर्म प्रसाद को केंद्र सरकार ने किया प्रोत्साहित। गुमला में 100 दिन का टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ। जागरूकता रथ को किया गया रवाना। मरीजों की पहचान के लिए घर तक की जाएगी। कैमूर में खाद की किल्लतें ने बढ़ाई किसानों की बेचैनी। डिस्को मान केंद्र पर लाइन लगाने पर मजबूर किसान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मौके पर पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और आप सभी पोषण सखी दीदियां सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया है और आने वाले नया वर्ष आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे और यही कामना करता हूं। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये सरकार आपके उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। आप सभी का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का अंजाम दें। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। जो आप सब लोगों ने बनाई है, आप ये सरकार हमारी नहीं बल्कि ये सरकार आप लोगों की सरकार है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है, दिल भी है, संवेदनशीलता भी है और बहुत धैर्य के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोगों ने सरकार का साथ दिया। सरकार के योजनाओं में आप लोगों ने बड़ी हिस्सेदारी निभाई है और निश्चित रूप से ये सरकार बिना आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के मदद के बगैर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी बातें पहुंचनी है या जो हम पहुंचाते हैं शायद ना पहुंच पाते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि सरकार के आंख, कान, नाक बनकर आप लोगों ने राज्य की जनता का सेवा किया है और समय समय पर निश्चित रूप से आपके सेवा भाव और आप सब लोगों का इस राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य रहेगा, उसको आने वाला समय में आप सब लोग ईमानदारी से अपने कामों में लगेंगे और मैं भी समय समय पर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ, आप लोगों की जरूरत, आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, आप लोगों की खुशी, आप लोगों का उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और विशेष नहीं, अभी हम लोगों ने बस सरकार का बागडोर संभाला है और हम सब मिलकर के इस राज्य को
जो लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं, वास्तविक सोने की चिड़िया बनाकर ही छोड़े। इसलिए सभी कौशल सखी बहनों से इस उत्साह के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और हम सब आने वाले 2025, 26, 27, 28, 29 और अब लंबे समय तक और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि यहाँ के जन जन के चेहरे पर मुस्कान हो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, बूढ़े बुजुर्गों का हम सहारा बन पाए, हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों नौजवानों का भविष्य बेहतर से संवार सके। इस पर हम लोगों को लगन से काम करने की आवश्यकता है। रोजगार, स्वरोजगार, नौकरियां, सभी चीजें बहुत तेजी से अब आप लोगों के बीच में पहुंचेगा और मैंने पहले भी और कई बार इस बात को कहा है कि ये सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार हमारे झारखंड के गांव देहात सुदूर क्षेत्रों से चलने वाली ये सरकार है। उधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव के दौरान हमारे जनहित के मुद्दों और पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल को राज्य की जनता से सराहते हुए इंडिया गठबंधन को अपार जन समर्थन दिया है और इसके लिए पार्टी की ओर से राज्य की जनता को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आश्वस्त करते हुए यकीन दिलाता हूं कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों को जो सलाह दी है वो राज्य के इतिहास में नायब और आयाम को जो है स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है कि वो वार्ड पार्षद तक जो है संवाद कायम करें और लोगों की सुविधा अनुसार योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारें। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी पूर्वक सेवा करना है और ये पूरे मंत्रिपरिषद का भी दायित्व है। लड़े गए पहले कुछ खास जातियों को ही इसका लाभ मिला, लेकिन इस बार यह स्थापित हुआ कि सर्वजन का विकास, सर्वजन का विश्वास इस सरकार और सरकार उनके साथ। जहां इस तरह के नए उच्च मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा के द्वारा जो निम्न हरकतें की जा रही है, ये लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है। कल की एक घटना सामने आई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा में जिस तरह से एक वाक्य को पेश किया कि जब विपक्ष वहां पर किसान आंदोलन की बात कर रहा था, किसान के मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा था, एक तरफ शंभू बॉर्डर में गोलियां चल रही थी और संसद में इसका गूंज ना हो इसलिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा। देश को झारखंड जो रास्ता दिखा रहा है, जो लोकतंत्र के उच्च मानदंडों को स्थापित करने के लिए अब तैयार, वहां पर इस प्रकार की हरकतें हुई। हम लोग जानते हैं हम लोगों के पास में एक दायित्व आया और बहुत बड़ा दायित्व आया और दायित्वों का निर्वहन भी हमको करना है। इन दिनों फूलों का व्यापार जो है काफी तेजी से फल फूल रहा है। रांची के रहने वाले धर्मप्रसाद शरद और मांझी ने पॉली फार्मिंग से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। धर्मप्रसाद शरद ने इस बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार ने प्रोत्साहित किया है। केंद्रीय सड़क सुरक्षा परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पॉली फार्मिंग का निरीक्षण किया और साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई निर्देश भी दिए हैं। धर्मप्रसाद शरद अपने परिवार के साथ में 5 एकड़ में पॉली फार्मिंग कर सालाना 40 लाख की इनकम कमा रहे हैं। ये पॉली फार्मिंग केंद्र सरकार का प्रोग्राम है जिसमें केंद्र सरकार 50% तक सब्सिडी देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पूरे देश भर के अंदर जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है और वो मॉनिटरिंग एक प्रकार से जिले के सभी अधिकारियों के साथ और ग्राउंड लेवल पर भी जो इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, जितनी सारी योजनाएं हैं जो उनकी मार्किंग है, उनको देखने का अवसर मिलता है। और आज इसी में मुझे रांची जिले के
पूर्वमाझी ब्लॉक में आने का अवसर हुआ है। यहाँ पर हमारे प्रदत्त किसान जिनको जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से जिन्हें भारत सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के सहयोग के माध्यम से जिन्होंने यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का काम किया है और उसका मार्केटिंग भी अवेलेबल है, ऐसा मुझे देखने के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी देखने का अवसर मिला है। और यहाँ पर और भी प्रधानों ने और हमारे महिला एसएसजी ने भी यहाँ पर को बहुत सारी चीज़ों को अपनी बातों को बताया और आने वाले भविष्य के अंदर जो इनकी जो इरिगेशन से संबंधित, सिंचाई से संबंधित और जो हमारी एसएचजी है, जो हमारी महिला समूह है, उनको भी अवेयरनेस करने का एक क्रम चलेगा। और चूंकि कोई किसान के माध्यम से दूसरी महिला समूह को भी उसका सपोर्ट मिलता है तो उससे डेवलपमेंट में और जो हमारे एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ेंगे और आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इस योजना का लाभ और उसके कारण से डेवलपमेंट का लाभ मिले, प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा अनुसार काम हो रहा है पूरे देश भर के अंदर, उसका लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग करने मैं स्वयं आया हूं। पूरा प्रशासन इस कार्यक्रम में लगा है। एक्चुअली ये जो है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के एक पार्ट है, वेंटिलेटेड पॉली हाउस। इसमें जो है ना क्लाइमेट में जिस तरह का हमारा जो फ्लेक्सिबल हो रहा है, जिस तरह का हमारे जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और विशेष जो हमें फसल लेना है, खास करके जो फ्लोरिकल्चर अगर हमें करना है या स्पाइसेस करना है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करके अच्छा ग्रो कराता है और उसका प्रोडक्शन बढ़िया से देता है। क्योंकि ये टेम्परेचर को बनाए रखता है, अंदर का जलवायु को फ्लेक्सिबल नहीं होने देता है। ये इसका फायदा है। हमारे झारखंड में अभी भारी भरकम जो है ना किसान अब इसके ओर बढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। इसका और भी पार्ट है, इसमें सैडनेट भी बनाए जाते हैं, इंसेक्ट फ्री भी बनाए जाते हैं, ये पॉली हाउस हो गया, इसका ग्रीन हाउस भी बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार या तो राज्य सरकार की बात करें, अभी जो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा ध्यान है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का, संरक्षित खेती का। तो ये खेती को संरक्षित करता है, किसानों को अच्छा यील्ड देता है और एक बार में कोई भी खेती अगर किसान कर रहे हैं तो 3-4 साल तक उसको जो है ना साइकिल कराता है। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह भी? ट्रेनिंग हमारे पास उद्यान विभाग से जो है हर साल इसका प्रशिक्षण हो रहा है। इस बार में मैं रांची जिले की बात करूं तो 3600 किसान को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की तरफ से। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना और राज्य उद्यान विकास की योजना जो झारखंड सरकार की है, दोनों योजना से इस प्रकार की योजनाएं दी जा रही है। किसान यदि चाहे तो हमारे जिला उद्यान कार्यालय में आकर के इसका आवेदन दे सकते हैं। 50% सब्सिडी जो है ना विभाग की तरफ से दी जाती है और शेष राशि जो है अगर किसान वहन करने के लिए कैपेबल है तो ठीक है, और नहीं तो उसको बैंक से जोड़ दिए जाते हैं ताकि बैंक से उनको फाइनेंस हो सके। देखिए, मेरा प्रोजेक्ट तो 2019 का था, लेकिन कोरोना के कारण डिलेड हुआ और एक्चुअली इसमें हम लोगों ने फ्लावर प्लग करना शुरू किया 2021 से। आज मोटा मोटी 2.5 से 3 साल हो गए इसका। और इसमें ये हो गया, ये करीब 5 एकड़ जमीन है, 1-1 एकड़ का 3 पॉली हाउस इसमें लगा हुआ है। देखिए, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। सेंट्रल परिवहन मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने यही कहा कि भाई बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। और दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए लोग, हाँ, हमको प्रेरित करने के लिए, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। आपको हम टू बी वेरी फ्रैंक कि हम हर आदमी को गांव में जाके मीटिंग करें और प्रेरित करें, यह उनका काम है। उधर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री बनाया गया है। सुदिव्य सोनू को नगर विकास मंत्रालय के अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी पर्यटन और खेलकूद मंत्रालय दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री पद ग्रहण करने के बाद सोनू पहली बार गिरिडीह पहुंचे और उनके गिरिडीह पहुंचने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अब गिरिडीह के साथ में पूरे राज्य का चौमुखी विकास होगा। निश्चित रूप से पहले गिरिडीह की जनता की उम्मीदें थी, अब राज्य की जनता की उम्मीदें हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और राज्य को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने का। सवाल यह है कि विकास का तो आपने गिरिडीह जिला को लेकर क्या विकास का रोडमैप क्यों रहा, क्या मानते हैं? मैं तो यह मानता हूं कि जीत के खाते में आने वाला 1 वोट जिससे मैं जीता वो उस विकास की राजनीति पर मुहर थी
और मैं यह मानता हूं कि विकास की राजनीति ही स्थायी है। बाकी जितना ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति है, इसको बहुत बड़ी चोट पड़ेगी आने वाले समय में निश्चित। सर ये बहुत मिलेगा गिरिडीह में नया कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से विधायक के तौर पर गिरिडीह विधानसभा के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी। उधर झारखंड मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन जमशेदपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने शहीद निर्मल महतो के कदमा स्थित जो है पुलियाना समाधि स्थल पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया और कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आभार प्रकट करता हूँ। मुझे दोबारा मंत्री बनने का मौका दिया है और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि स्कूल शिक्षा विभाग और इसको पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा को बेहतर शिक्षा देने का हम काम करेंगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ड्रीम सपना है, यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो अभी वर्तमान में 80 विद्यालय खोला गया है, उसे सरकार की टारगेट 4000 विद्यालय खोलने की है और जो पूर्ण रूप से सीबीएसई पैटर्न के रूप से पढ़ाई शुरू किया गया है। उधर पूर्णिया जिले के कसबा स्थित नवीन नगर युवा आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने प्रेस को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे बिहार में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन चला रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्णिया में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन होना है, जो कि आगामी 20 दिसंबर को पॉलिटेक्निक चौक स्थित प्रेक्षागृह में होना तय हुआ है। सम्मेलन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इस प्रेस वार्ता में आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष नवीन यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास सहित अन्य नेता मौजूद रहे। समीक्षा बैठक थी। हमारे नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का 20 दिसंबर को उनका कार्यक्रम है पूर्णिया में। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो पूरे बिहार में चल रहा है, उसी क्रम में पूर्णिया वो 20 को आ रहे हैं, तो उसी की समीक्षा बैठक थी आज। इसी के लिए यहां आना हुआ और अभी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव और सारे लोग पार्टी के सभी जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सारे लोग मौजूद थे और सारे लोगों ने उस पर बातचीत की। फिर हम लोग गए वहां, जगह देखा। इसी जब सिलसिले में हम आए हुए थे, तो इसी के लिए यहाँ आना हुआ और सारी बातें हुई हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, पूर्णिया में भी होगा। उधर पाकुड़ जिला खनन कार्यालय स्थित सभागार में जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में जिले के सभी खनन लाइसेंस धारियों ने हिस्सा लिया है और बैठक के दौरान राजस्व प्राप्ति विभागीय लक्ष्यों और नियमों के पालन पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी ने सभी खनन लाइसेंस धारियों को जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी रोक लगाने की भी बात कही है। इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1250 करोड़ का टारगेट हमें प्राप्त हुआ है विभाग से, और चूंकि लास्ट ईयर यह 850 करोड़ के आसपास था और इस साल 1250 करोड़, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। तो हम लोग इस चुनौती को स्वीकार किए हैं और प्रयास है हमारा कि हम 100% टारगेट अचीव करें। और बिल्कुल अभी तक हम लोगों ने तकरीबन जो है 65% हम लोगों ने कलेक्शन कर लिया है। आने वाला अभी हमारे पास लगभग 3.5 से 4 महीना का समय बचा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि लास्ट क्वार्टर में हम लोग जो है और तीव्र गति से हम लोग राजस्व की प्राप्ति करेंगे और जहां भी हमारा लीकेजेज है
चाहे वो चेक पोस्ट का सुदृढ़ीकरण हो, हम लोग अवैध खनन परिवहन पे रोक लगाने की जो बात है, हम लोग लगातार इस पे कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। हम लोग लगातार पूर्व में भी हम लोग लगातार विगत दिनों में भी हम लोगों ने छापेमारी किया है और कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लोगों का कार्रवाई लगातार जारी रहेगा और इसी तरह से इसका फ्रीक्वेंसी और भी हम लोग बढ़ाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई शिकायत न प्राप्त हो और हम लोग अवैध पे रोक लगाएं। और जहां भी हमारा रेवेन्यू का लीकेजेज का सवाल आएगा, अगर कहीं भी अगर इस तरह की सूचना प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और जो हमारा लीगल सोर्स है उसको हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से संचालित हो। उधर गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 दिन का टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा, चैनपुर मुखिया शोभा देवी, वार्ड सदस्य रश्मि भारती, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो है डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर ने बताया कि अभियान के तहत संभावित मरीजों की पहचान के लिए घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी जो 100 दिनों तक चलेगा। साथ ही कहा कि टीबी रोग को खत्म करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस टीबी के प्रोग्राम के लिए जो आगे के 100 दिनों में चलेगा। मैं सभी अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद मुखिया मैम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उधर कैमूर जिले में गेहूं बुवाई का काम चल रहा है और इसी बीच खाद की किल्लत ने किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है। दिन में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं तो खाद के लिए उनके परिजन रात से ही बिस्कोमान केंद्र के पास में लाइन लगाने को मजबूर हैं। बिस्कोमान केंद्र मोहनिया में खाद लेने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की उपस्थिति में खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि 4 बोरा ही खाद प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। उसके ऊपर से जबरदस्ती नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नहीं लेने पर खाद नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गुमान में आयल बनी हम। अच्छा, 1 बजे रात के बनी खाद के नंबर लगा थे। अच्छा, तो हमारो से पहले यहाँ रात भर तमन 5 गो औरत 10 गो करना रात भर इतना खाद के महामारी बाकी क्या करम किसान। वो 4 बोरा मिला था, तब वो 4 बोरा मिलता, छोटा भर मिलते नहीं थे। ब्लैक भी होता है, जब बचा था तो ब्लैक मनी हो जाता था। कैसे किसान चल यहाँ? कितना दूर से आयल बनी आप? अरे आई मुझे 10 किलोमीटर से। अभी तक खाद नहीं के मिला ना आई अबे का हमें तो नंबर आगे खपलाबाजियो होता थे। अच्छा, और खाद के लिए बार बार हम लोग आ रहे हैं, बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है। खाद आ रहा है और खाद यहाँ पे ओवर होके मतलब जो खाद रह रहा है तो खाद विज्ञान से बाहर जा रहा है और एक्स्ट्रा रेट तो मिल रहा है। क्या लोग अभी बोले हैं? लोग अभी बोले कि जब 5 बोरा का था नियम तो अभी 4 बोरा मिल रहा है। कहाँ 4 बोरा नहीं आपको? हम वो बोले तो बोले कि इतना जनता है तो कहाँ से मैनेज हो। उसके साथ और कुछ दे रहे हैं लोग? हाँ, लिक्विड है, क्या फोटो है लिक्विड का, वही फोटो लिक्विड दे रहे हैं। 5 बोरा का कितने का दे रहे हैं? 600 रुपया का। 600 का है। जी जी। आप लोग लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं? नहीं लेना चाहते। तो क्या यह दिक्कत होता है? रात को आकर लगना पड़ा 3:30 बजे रात के लगे। 3:30 बजे रात में? देने वाले अभी आए हैं। तो वो खाद नहीं के मिल पावा? उसमें भी अपना नाक दूध सब तोड़वाना पड़ रहा है। देखिए वहाँ पे जाके एक लेडी को धक्का धुक्की में वो लग गया, चोट लग गया, पूरा कबाड़ पड़ गया उनका। आज स्कूल छोड़ के आके लाइन में लगल बोलो। और नहीं तो इलाहाबाद से उधर नालंदा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती परियोजना के तहत अत्याधुनिक हाईवे गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसको लेकर जो है ट्रैफिक डीएसपी खुर्शीद आलम ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इस पहल से नालंदा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। नालंदा जिला को स्टेट की तरफ से 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिला है, जो कि एक हरनौत थाना अंतर्गत जो उससे संबंधित दूसरे थाना जो है वहां का जो हाईवे एरिया है उस पर पेट्रोलिंग करेगा और दूसरा जो चंडी से संबंधित है जो चंडी के एरिया में पेट्रोलिंग का कार्य करेगा। पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि ये दोनों वाहन जो है
अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, तो अपराध मुक्त व्यवस्था होगा और यातायात को नियंत्रित करने में मदद होगा। सुविधा लोगों को अधिक से अधिक मिल सकेगी और भयमुक्त वातावरण में परिचालन होगा। इमरजेंसी में किस तरह सुविधा दिया जाएगा इसके माध्यम से? चिकित्सीय सुविधा है और गैस कटिंग इस सब का जो मशीन का व्यवस्था किया गया है, तो गाड़ी में अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, इसके लिए जो प्राथमिक रूप से जो जरूरी चीज है उसका व्यवस्था किया गया। और त्वरित चूंकि गाड़ी का हम लोग का मूवमेंट हाईवे पर ही होगा तो जल्द। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।